भारत की राजधानी दिल्ली में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और एक से बढ़कर एक है लजीज पकवानों की गली। अब दिल्ली वाले हैं तो ट्रैवल और टेस्ट के इस कॉम्बिनेशन को आजमाना भी ज़रूरी है। इसी कोशिश में एक रविवार को हम पहुंच गए दिल्ली की 3 ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे ज़फ़र महल, जो भारत में मुग़लों की बनाई गई आखिरी इमारत है। शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि वो इसी में दफन हो, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ज़फ़र महल में मुग़ल इतिहास को देखने के बाद हम पहुंच गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर, जहां हर धर्म के लोग एक साथ सजदा करते हैं। इसके बाद हम पहुंचे उस धौला कुआं पर जिस कुएं से दिल्ली की एक मशहूर जगह को उसका नाम मिला, और साथ ही 1857 की क्रांति के उस लम्हे को भी हमने महसूस किया जब इसी कुएं में नमक की बोरियां डालकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई थी। चलिए देखते हैं दिल्ली के इतिहास को इन 3 इमारतों के आईने से। हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। ट्रैवल से हिस्ट्री कनेक्टेड है, और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मुग़ल हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसके बिना इंडिया और दिल्ली की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मुग़ल हिस्ट्री की बात होती है तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में ताजमहल आता होगा, आपके जहन में लाल किला आता होगा, आपके जहन में आगरा का किला आता होगा। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि मुग़लों ने भारत में सबसे आखिरी इमारत कौन सी बनाई थी? मुग़लों की बनाई हुई सबसे आखिरी इमारत थी ज़फ़र महल, और आज ट्रैवल जुनून इसी ज़फ़र महल में खड़ा है। बहादुर शाह ज़फ़र को लेकर ये कहा जाता है कि उनको देश में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली दफन होने के लिए। उसी बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि वो इसी महल में दफन हुए, जिसे ज़फ़र महल नाम से हम जानते हैं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज भी ये जो इमारत है हमारे बीच खड़ी है, बहुत ही बुलंदी से खड़ी है, और आज भी हमें गवाही देती है मुग़लों के उस शासन काल की, जिसे हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं इस महल की बारीकियाँ आपको, महल की तस्वीरें आपको, आखिर आज ये महल दिखता कैसा है। ये देखिए, ये एक तरह से जो संरक्षित इमारत है वो है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में जो हर तरह के स्मारकों पे होती है, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो भी संरक्षित इमारतें होती हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि दिस प्लेस नोन आफ्टर बहादुर शाह द्वितीय सेकंड 1847 से 1857, ये बहादुर शाह ज़फ़र की बात हो रही है, और वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय अकबर सेकंड। अकबर के बाद जो वंशज हुए उन्होंने इसको बनाया था, मुग़लों का ही वंशज। बट द मेन गेट वे वॉज बिल्ड बाय ज़फ़र शाह। जो ज़फ़र शाह थे वो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे, और वो यहीं रहा करते थे, क्योंकि ये जो महल था वो गर्मियों के लिए बनाया था उन लोगों ने, मुग़लों ने। तो इट इज़ इन तो ज़फ़र शाह ने अपने पिताजी के लिए इसको, पिताजी की याद में इसको तामीर करवाया, इसको जो गेट लगवाया वो लगवाया इसमें। इट इज़ इन रेड सैंडस्टोन रिलीव्ड विथ मार्बल एंड अबाउट 50 फीट हाइट, 50 फीट की हाइट का है, एंड 11 फीट चौड़ा है, 11 फीट चौड़ा है। ये है इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जानकारियाँ। जो छज्जा है वो थोड़ा सा और चौड़ा है। ये सब बातें लिखी हुई इसके बारे में, और ये भी एक है इन्फॉर्मेशन। ये है ज़फ़र महल। महरौली की संकरी गलियों से जब आप इस जगह पहुंचते हैं ज़फ़र महल में, तो आपको पहली नज़र में ये कोई आम जो एक बिल्डिंग है मुग़ल काल की या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वही दिखाई पड़ती है, आपको जान पड़ती है। लेकिन इसका जो इसकी अहमियत है वो थोड़ा सा जानने के बाद, जब आपको पता चलती है इसकी अहमियत के बारे में, आप जानते हैं, तो आपको ये ज़रूर एहसास होता है कि ऐसी बिल्डिंग, जो ऐसी इमारत जिसका इतना विहंगम इतिहास है, वो बिल्डिंग इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर जाने का एक रास्ता है, और ये इमारतें के घर कैसे बने हुए हैं, और पूरे इस तरह से जो एक मतलब इतना रिच एक बिल्डिंग है, इसका कुछ भी एक आपको केयर दिखाई नहीं देगी। लोगों ने घर एकदम चिपका के बना रखे हैं, और जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि उसने क्या किया है। ये देखिए पीछे भी देखिए पूरा बिल्डिंग है, पूरा मतलब इसको घरों ने पूरा घेर लिया इस इमारत को।
भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार कोई भी जो बिल्डिंग मतलब जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनके आसपास शायद 100 मीटर या कुछ ऐसा होता है कि कोई इमारत नहीं बनी होनी चाहिए। बट यहाँ लोगों ने इस इमारत की, इस महल की पूरी खूबसूरती को ख़त्म करने का जो काम किया है, जो प्राइवेट बिल्डर्स ने, प्राइवेट लोगों ने, घरों ने, वो बहुत ही ख़राब काम किया। वरना इसी महल का अगर थोड़ा रख रखाव किया जाता तो ये इतना सुंदर महल था, इतनी खूबसूरती निकल कर आती इसकी। महल भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही तरीके से बनाया गया महल। ये दोस्तों, ये देख रेख के अभाव में, क्योंकि इसका केयर उस तरह से तो नहीं किया गया है, वो साफ पता चलता है। तो ये देखिए काफ़ी ख़राब हो चुकी है ये बिल्डिंग जो है, ये महल। और आप देख सकते हैं कि दरवाजे, सिर्फ एक दरवाजे के नाम पे सिर्फ एक वो जो बड़ा दरवाज़ा है वो है इसमें, बाकी इसका बिल्कुल भी एक तरह से इसको छोड़ दिया गया इसके हाल पे। क्योंकि शायद ये बहुत अंदर है, महरौली के लोग कम आते होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी देखिए कोई नहीं है, सिर्फ संजय और मैं खड़े। संजय, क्या आपका क्या कहना है इस महल को लेकर? कैसा, मतलब आपने दिल्ली के कई किलों को देखा होगा और भी जगहों को, तो क्या? मैं सच बताऊं तो मुझे खुद को नहीं पता था कि ये मुग़ल शासन का आखिरी किला, आखिरी महल यही है। तो आज जब आपने बताया कि आज हम यहाँ जाने वाले हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड था। खुद मैं अंदर से भी बहुत एक्साइटेड था कि बड़ी भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे, बहुत सुंदर होगा, बहुत रखा होगा और बहुत अच्छे से होगा। बट यहाँ आके अच्छा ये लगा है कि मैं आखिरी मुग़ल का आखिरी महल देख रहा हूँ और ऐतिहासिक चीज़ देख रहा हूँ। बट थोड़ा सा निराश हूँ कि इसका रखरखाव उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। बड़ी जर्जर स्थिति में है, लेकिन अगर इसी महल को थोड़ा अच्छे से रखा गया होता तो ये इतना सुंदर और इतना ख़ास लगता। और जिस लोकेशन में ये है, कुतुब मीनार से मुश्किल से 100-200 मीटर अंदर, तो इसका रखरखाव अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो मेरे ख्याल से यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती। हम तो बेसिकली हमें अंदर ये था कि क्या हम अंदर प्रवेश हमारा हो पाएगा, क्या हमारा टिकट चेक होगा या टिकट लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब टिकट भीड़ होगी और अगर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें तो कोई यहाँ कोई शख्स ही नहीं दिखा जो यहाँ पे हमसे बात करता, हमें टिकट देता, कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है। मतलब आपको गेट खुला हुआ है, आप आइए। महल थोड़ा सा बड़ा लगता है, यहाँ देखिए खुला हुआ, थोड़ा सा खुलापन है महल में, बड़ा हो जाता है यहाँ पर आके। ये देखिए सामने मस्जिद है, मस्जिद में चलते हैं जरा, बात रहे होंगे उस समय। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ सुंदर है, यहाँ से छत पे जाने। ये देखिए बेहद सुंदर है। ये देखिए आज भी उस समय की जो खूबसूरती है उसको समेटे हुए है ये जगह। ये देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ जो कब्र है वो बनी हुई हैं। ये हैं कब्र, और अंदर नहीं है, बच्चों की भी है यार ये। और देखिए किड्स की भी कब्र है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब साहब और इंसानियत के बीच रिश्ता दर्द का था। जब भी कुतुब साहब ध्यान लगाते थे तो वे खाना पीना भूल जाते थे। काकी साहब खुरासन और बगदाद के रास्ते होकर भारत पहुँचे थे। वर्तमान समय में ये जगहें ईरान में हैं। उन्होंने अपने मुर्शीद यानी गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही दिल्ली में रहने का फ़ैसला किया था। तो ज़फ़र महल का एक इतिहास है कि मुगलों की आखिरी इमारत है वो, और ये भी एक हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो क्या कोई कनेक्शन है आपस में दोनों के बीच में? ऐसा था, बहादुर शाह ज़फ़र को इन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के तौर के पर उनकी जो चाहत थी, हम यहाँ पे बड़े बड़े शहंशाह और बादशाहों ने आकर अपनी इस चौखटों के ऊपर अपने सरों को झुकाया है। किसी ने अपनी जगहों को जो है बुजुर्गान दीन के यहाँ जाकर अपनी औलादों के लिए दुआएँ मांगी हैं। किसी ने अपनी हुकूमत को बनाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए बादशाहों ने अपने सरों को झुका के दुआएँ मांगी हैं। किसी ने अपनी तंदुरुस्ती सेहत के लिए बादशाहों ने, बहुत से बादशाह यहाँ पे बुजुर्गान दीन की चौखटों के ऊपर आए हैं और उन्होंने यहाँ की दुआएं की हैं। इसी तरीके से उसमें से हज़रत
ये जो है बहादुर शाह जफ़र मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह जो थे उनका ये कौल था, उनका ये कहना था कि मुझे इस जगह से और इस दरगाह से बड़ी मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत के ज़रिए यहाँ पर उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआएं करी थी। उनकी और दुआओं से जो बच्चे उनके पैदा हुए, उनकी औलाद हुई हैं, उन्हीं औलादों के सदक़े में उन्होंने अपना ये तय किया था कि हम यहाँ पर महरौली में ही अपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बराबर में ही एक मस्जिद है, मोती मस्जिद, वो बनवाई उन्होंने नमाज के लिए। दूसरा अपना महल बनवाया ताकि वो यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर हाज़िरी दें और यहाँ पर हाज़िरी दे कर अपने को फैज़याब करते रहें और अपनी दुआओं को मकबूल करते रहें। उनके जितने भी साथी थे जो आने जाने वाले थे वो सब बाकायदा यहाँ आते थे, और इन दरगाहों के अंदर से, पहले दरगाह के अंदर से साइड से ही रास्ता था, अब उसके बाद में उन दरगाहों को जो है और इस जगह को जो है बहादुर जफ़र महल को जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है अपने वो कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। तो उन जगहों को अलग कर दिया गया और दरगाह का जो है रास्ता अंदर से आने का था वो बंद कर दिया गया। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है ये सिलसिला बहादुर शाह जफ़र का रहा, और उनको अक़ीदत और उनकी मोहब्बत को देखते हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की और यहाँ के फैज़ को देखते हुए, अल्लाह ताला की इनकी रहमतों को देखते हुए उन्होंने इस जगह को जो है अपना जो है सबसे ज़्यादा बसात के जो 4 महीने होते थे उसके अंदर ख़ास तौर से वो यहाँ आते थे और 4 महीने यहीं गुजारते थे। और उन 4 महीनों के अंदर वो अपने आप को यहाँ से, हाँ, गर्मी के अंदर, बरसात में भी गर्मी में भी, तो वो मिला जुला होता था जिसके अंदर वो अपने यहाँ से जो है जो उनको दुख तकलीफ़ थी, जो परेशानियाँ थी, वो उसको जो है यहाँ बयान करते थे, बैठते थे, दरगाह में आते थे और वो होने के बाद में फिर यहाँ से चले जाते थे। ये उनका तरीका। मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं तो महाराजा अकबर का विशेष लगाव था उनके प्रति। वो पैदल गए थे दिल्ली से जब बेटा उनका हुआ और उन्होंने वहाँ देग भी रखी थी। तो इस देग का क्या इम्पोर्टेंस है जो उससे तो बहुत छोटी है? नहीं, ये देग असल में ऐसा है कि ये देग का सिलसिला तो हमने शुरू करवाया, जो यहाँ के खुद्दाम, हम लोग खुद्दाम हैं, हम खादिम हैं यहाँ के। मेरा नाम है पीरजादा सैयद मंजूर हक जावेद अशरफी खुदबी। तो यहाँ पर ये देख कोई तो सिर्फ हमने एक इज़्ज़त के तौर पे, अक़ीदत के तौर पे रखवाया है, लेकिन ये उन बादशाहों के ज़माने की देख नहीं है। ये तो अभी मतलब ये 10-15 साल, 8-10 साल हो गए, तो इस देख को 10-15 साल हैं जब हमने इसको रखवाया है। सिर्फ इस वजह से यहाँ पे डोनेशन की वजह से कि यहाँ पे इसके अंदर लोग डोनेट करें और यहाँ पर जो है यहाँ पर लंगर का और उसका जो प्रोग्राम है वो चलता है बाकायदा इन्हीं देखों के ज़रिए। इस तरीके का ये निज़ाम यहाँ पे शुरू करा है। और इस परिसर में मैं और यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कई बादशाहों ने यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ की जो जाली है जहाँ से औरतें देखती हैं, सिर्फ आदमी हमारी दरगाह के अंदर औरतें अंदर नहीं जाती हैं, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कौल ये था कि मेरे मज़ार पर कोई औरत न आए, क्योंकि उसकी वजह थी कि एक औरत ने इनके ऊपर जो है गलत इल्ज़ाम लगा दिया था। उस इल्ज़ाम के तहत इन्होंने जो है उन औरतों को अपने घर पर दरबार में आने के लिए मना कर दिया था। और वैसे भी मजहबी तरीके से औरतों का जो है मज़ारों पर जाना जो है ममनू है, मना है, समझे ना। इस वजह से जो है यहाँ जालियों का जो है फ़र्रुखसिया ने बनवाई थी, फ़र्रुखसिया बादशाह ने, एम्पायर ने ये जालियाँ बनवाई और जालियाँ बनवाने के बाद में इस तरीके से होकर। और अंदर की दरगाह का मामला इस तरीके का है कि यहाँ पर जो है बाकायदा ये दरगाह जो है एक गड्ढे की शक्ल में थी, गड्ढे की शक्ल में था। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह ने अपने सरों पे मट्टी ला के इस दरगाह को बनाया। ये कम से कम जो है ये समझ लीजिए कि इस दरगाह की जो चौखट, ये जो आस्ताना है, ये आपके इसमें यहाँ पे 50 मीटर की चादर चढ़ती है, 7 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ाई है इस दरगाह की। इसकी वजह यह है कि बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सरों पे मट्टी ला के, जो शमशुद्दीन अल्तमश ने शमशी तालाब बनाया था वहाँ से मट्टी ला के यहाँ पेश की है। और पेश करने के बाद में जो है इस जगह को, इस गड्ढे को पुर किया है। जब ये टाइम सरकार ने दिया था उनको अपने मुकायबाना तरीके से कि ये असर की नमाज जो होती है 5 बजे और मगरिब की नमाज होती है 6 सवा 6 बजे के इन बिटवीन वो मट्टी ला के यहाँ डालें, और मट्टी ला के इन बिटवीन उसी टाइम के बीच में डाली। उसको जो है इक्वल करने का टाइम नहीं मिला और उसको जो है सेव कर दिया गया बाकायदा। उस ज़माने में तो पत्थर थे, उनसे सेव कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो था इसको जो है नवाब खुर्शीद जहाँ हैदराबाद के नवाब ने बाकायदा जो इस पर संदल का कटहरा चारों तरफ से लगवा दिया था। और लेकिन 1947 में इसको जो है दंगा क्या हुआ था 1947 के, उसके अंदर लोग उससे संदल के कटहरे को उठा के ले गए थे। उसके बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी अपने तशरीफ़ लेकर आए। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसके अंदर जो है जब उन्होंने यहाँ आने के बाद में दरगाह के अंदर जो है फंक्शन किया था और दरगाह को जो है आबाद करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था। और हम सब मुसलमानों को यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पे जोड़ा था ताकि इस दरगाह की सेफ्टी के लिए जो है यहाँ के लोग कायम रहें और यहीं पे रहें और वो ना जाएं पाकिस्तान। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी उस हिदायत के तहत अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में थे, उनको ये हिदायत दी कि ये जो कटहरा जो इस टाइम का जो बना हुआ है तो मार्बल का, तो उस कटहरे को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1952 के अंदर वो कटहरा अपने हाथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम में काकी शब्द कैसे जुड़ा?
ऐसा माना जाता है कि कुतुब साहब और इंसानियत के बीच रिश्ता दर्द का था। वे दिन रात आंखें बंद किए इंसानों के लिए जिक्र में डूबे रहते थे। अगर उनके पास कोई मुलाकाती आए तो उनकी आंखें खुलती, मगर फिर वे अपनी दुनिया में लौट जाते। जब उन्हें भूख लगती तो काक यानी एक तरह की रोटी के कुछ निवाले मुंह में डाल ठंडा पानी पी लेते थे। इसी वजह से उनके नाम के साथ काकी जुड़ गया। इसकी दूसरी कहानी भी है। कुतुब साहब उनकी बेगम यहाँ रहती थी और पास में लोग थे जिनके यहाँ से इनके लिए रोटियाँ आती थी। बहुत दिनों तक रोटी आने का यह सिलसिला चलता रहा और कुतुब साहब को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुतुब साहब ने पूछा कि रोटियां आती कहाँ से हैं, तो उस दिन उन्हें रोटी आने के स्रोत का पता चला। उन्होंने उस व्यक्ति से रोटी ना लेने के लिए बेगम को कहा। बेगम ने कहा कि फिर रोटियां कहाँ से आएगी, तो कुतुब साहब ने कहा, कल से तुम जब घर के कोनों में गुहारोगी तो वहाँ से रोटियां निकल आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि ये रोटियां जन्नत से आती थी, इसलिए उनके नाम से काकी जुड़ गया। यहाँ लुहारू नवाबों की भी कब्र है। लुहारू इस समय भिवानी में है, जो हरियाणा में पड़ता है। इसका नाम लुहारू इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिक्के ढालने वाले लोग रहते थे। साधारण भाषा में कहें तो लुहार समुदाय के लोग यहाँ रहते थे। दोस्तों, दिल्ली का धौला कुआं एक बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं और अगर आप यहाँ से गुजरे होंगे तो आपके मन में ये ख्याल आया ही होगा कि आखिर इस जगह का नाम धौला कुआं ही क्यों पड़ा, आखिर वो कौन सा कुआं है जिसके नाम पर इसको अपनी पहचान मिली। तो चलिए आज हम आपको उसी कुएं पर लेके आए हैं जिसके नाम पर धौला कुआं को उसकी पहचान मिली, उसका नाम मिला। कुआं मेरे जस्ट बगल में है और इसको देखिए अभी जालियों से ढक दिया गया है और इसको ताकि जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इसको ढक दिया गया है। लेकिन ये कुआं आज भी जो अपनी कहानी है उस कहानी को ये कुआं कह रहा है। जो इसकी मतलब मेमोरीज़ हैं, पड़ावों से होकर कुआं गुजरा है, तो आज भी उनको लेकर अपने साथ ये बैठा हुआ है। भले ही आज इसमें पानी निकालना जो है वो बंद हो चुका है, बट फिर भी इसकी कई कहानियाँ हैं जो हम आज आपको बताएंगे इस कुएं के बारे में, धौला कुआं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कुएं का नाम धौला कुआं क्यों पड़ा। तो देखिए, धौला का जो मतलब है वो होता है सफ़ेद। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसमें से सफ़ेद पानी निकलता था। इस कुएं की तलहटी में कुछ ऐसे पत्थर थे जिनकी वजह से जो पानी था उसका रंग सफ़ेद हो जाया करता था और इसीलिए इस कुएं को इसका नाम मिला धौला कुआं। 1857 की क्रांति के समय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है जो इस कुएं से जुड़ा हुआ ही है। 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था कि जो आसपास के 350 गांव थे उनकी पंचायत हुई थी। उन गांवों ने जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको अपना राजा घोषित किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाते हुए इसी कुएं पर उन्होंने शपथ ली थी। और वो शपथ कोई आम शपथ नहीं थी। आज भी गांव में क्या होता है कि जो लोटा होता है, लोटे में नमक डालकर लोग शपथ लेते हैं ताकि हम बिरादरी से बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की शपथ लेते हैं और वही वचन होता है जिसको उनका ब्रह्म वाक्य मानते हैं। तो वो शपथ भी उसी तरह की शपथ थी। उस वक्त क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि नमक की बोरियां इस कुएं में डालकर उन्होंने इसी कुएं के चारों तरफ खड़े होकर शपथ ली थी और ये कहा था कि हम जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस कुएं की, इन पत्थरों की और इस गहराई की कितनी अहमियत है भारत के इतिहास में। ये देखिए, कुएं को जाल से ढक दिया गया है लेकिन कुएं को बंद नहीं किया गया है। देखिए, सीढ़ी है, कुएं के अंदर सीढ़ी जा रही है और इसके बाद देखिए जो पत्थर है, जिस तरह से इसकी बनावट है वो आज भी आप देख सकते हैं अंदर। हालांकि पानी अब नहीं निकलता है कुएं में से। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब मुग़ल बादशाह पंजाब, राजस्थान या हरियाणा की तरफ जाते थे तो वो कुछ समय इस कुएं के पास भी बिताते थे। आप देख सकते हैं कि कुएं के आसपास कितनी शीतलता, कितनी ठंडक है और बहुत ही एक तरह से रिलैक्स करने वाला माहौल है यहाँ पे। और कुएं की वजह से भी जो है वो माहौल में एक नमी है, ठंडक है। तो जो बादशाह होते थे वो यहाँ पर कुछ पल बिताते थे, आराम करते थे। हालांकि इस कुएं के बारे में ये तो नहीं पता कि ये कितना पुराना है, लेकिन कहा जाता है कि 300 साल पुराना ये कुआं हो सकता है। आप देखिए कि ये जो जगह है यहाँ पे लकड़ी बंधी होती होगी पहले और जो बल्ली की तरह होती है वो ऊपर देखिए, ऊपर कीलें भी निकली हुई हैं और पानी उधर से खींचते होंगे। ये पानी देखिए, ये खींचने के लिए बनाया गया होगा। इधर से पानी खींचते होंगे।
इस कुएं में पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि जो इसका पानी था वो रिसता नहीं था, बल्कि आसपास जो ज़मीन है तो उसमें एक तरह से ठंडक करता था वो, बट वो पानी रिसता नहीं था। ये इसकी खासियत थी और ये 300 साल पुराना ये कुआं है जो बताया जाता है। आज ये पार्क देखिए एकदम खामोश है। यहाँ देखिए ये जिम है, ओपन जिम भी है और चेयर्स हैं, बहुत खूबसूरत पार्क है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखिए सो रहे हैं, कुछ महिलाएं वहाँ हैं, तो बहुत ही खामोशी है। और एक चलती हुई रोड है सामने और उस सड़क के पास में इस पार्क का होना अपने आप में हैरान करता है। दोस्तों इस कुएं के बारे में एक चीज़ और जो मुझे पता चली है वो ये है कि धौला कुआं के आसपास किसी ज़माने में चने और गेहूं की खेती होती थी और उस खेती के लिए जो सिंचाई होती थी उस सिंचाई का पानी भी इसी कुएं से निकाला जाता था और इसके लिए जो चमड़े की बाल्टियां होती हैं उन बाल्टियों का इस्तेमाल होता था और उन्हीं बाल्टियों की हेल्प से कुएं से पानी निकालते थे किसान लोग और आसपास के गाँवों में सिंचाई करते थे उसकी। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है सिंचाई से लेकर। जो मुग़ल बादशाह थे वो यहाँ रिलैक्स करते थे, क्रांतिकारियों ने यहाँ शपथ ली थी और इसकी एक तरह से इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है और इसी के नाम पे धौला कुआं का नाम रखा गया।